नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया की नजर इन दिनों मिडिल ईस्ट पर है। पिछले कई दिनों से जिस तरह के हालात वहां पर बन पड़े थे, उनके बीच में शांति वार्ता हुई, लेकिन उस शांति वार्ता को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। ये सिर्फ धमाके नहीं हैं, इनकी वजह से कई वापस सवाल खड़े हो रहे हैं। शांति समझौते जो होते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका होती है पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, उस भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब भरोसा फिर किस बात का किया जाए? मध्यस्थता करने के लिए जो लोग आगे आते हैं, वो अब क्या मध्यस्थता करने के लिए आएंगे? जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति वार्ता करने के लिए एक भूमिका बनाते हैं या फिर पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से जो पहल करते हैं, क्या वो पहल की जाएंगी? शांति समझौतों पर जो हस्ताक्षर होते हैं, क्या अब उन पर कोई भरोसा करेगा? इस तरह के कई सवाल हैं और इनका अब असर क्या पड़ रहा है? वापस वैश्विक हालात क्या उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में अब से कुछ देर पहले तक जा रहे थे? बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर कपिल आनंद जी हमारे साथ विदेश और आर्थिक मामलों के व्यापार के जो मामले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले करोड़ी सिंह जी, आपके माइक का जो कैमरा है वो पीछे वाला कैमरा चालू हो गया, उसको स्विच कर ले ताकि आपका वापस फ्रंट कैमरा हो जाए। अब मैं आप ही से शुरुआत करूंगा करोड़ी सिंह जी, अगर हाँ जी, आप तो फ्लिप करें कैमरे को, कैमरा आपका पीछे वाला शुरू हो रहा है। चलिए ठीक है, आप जब तक इसको ऑन करेंगे तब तक मैं एक बार डॉक्टर कपिल आनंद जी हैं उन तक मैं शुरुआत करता हूं उन्हीं से। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, ये जो वापस हमले किए गए हैं, शांति वार्ता हुई उसको कुछ घंटे भी नहीं गुजरे, और जिस तरह के हमले वापस इजराइल ने लेबनान पर किए हैं, हिजबुल्लाह पर हमले बता रहा है, क्या किस नजरिए से आपको देखते हैं? क्या समझौते की इसको विफलता बोल रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई रणनीतिक दबाव? आप क्या देखते हैं इस पर? नमस्कार करना चाहता हूं सर। सबसे पहले मैं जन टीवी के सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। सर यहाँ सर मैं 3-4 बातें मेरे दिमाग में जहन में आ रही हैं सर इस वक्त। सर सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि एक समझौता होता है, 10 सूत्रीय मांगों पे विचार विमर्श के बाद में उसको माना जाता है, और उसके बाद में जो है इजराइल जो है वो हमले करता है लेबनान के ऊपर। और ये जो हमले, ये कुछ छोटे मोटे हमले नहीं है सर। ये अगर इन हमलों की अगर मैं तुलना करके बताऊं तो साल भर के अंदर जितने भी हमले इजराइल ने लेबनान पे किए हैं, ये सबसे भारी जो है हमला था, जिसमें 250 के आसपास लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग जो है उसके अंदर हताहत हुए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब ये बताएं कि जो समझौता किया गया था, उस समझौते के अंदर ये वाला बिंदु भी था कि ईरान ने साफ कहा था कि लेबनान के ऊपर किसी भी तरीके से हमला नहीं किया जाएगा। और जब ये समझौता किया गया उस वक्त ये बात मानी भी गई थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के द्वारा जो जानकार हैं, जो ये खबर निकल कर आ रही है कि ऐसी कोई भी बात जो है उसमें नहीं थी। और उनका तो ये भी मानना है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो और जो समझौता रियल में किया गया है, वो दोनों में अंतर है। तो सर मेरा ये मानना है कि किस तरीके से ये समझौता हुआ और किस तरीके से ये हमले किए गए, इतना बड़ा हमला हुआ पूरे दुनिया के अंदर, आप मुझे बताइए कि क्या मैसेज जाएगा, किस तरीके से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से फिर आने वाले समय के अंदर समझौते होंगे, किस तरीके से मित्रता होगी, शांति समझौते होंगे। सर ये इन सभी बातों के ऊपर जो है प्रश्न बहुत तरीके से खड़े हो गए। एक्चुअल में क्या है, इजराइल का ये मानना है कि उसने हमला लेबनान पे नहीं किया है, उसने ये हमला किया है हिजबुल्लाह के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह को टारगेट कर कर कि हिजबुल्लाह को वो एक आतंकवादी संगठन मानता है। उसका ये कहना है कि जो ये हिजबुल्लाह है, ये लगातार जो है इजराइल के ऊपर अटैक करता है, मिसाइल से अटैक करता है, उसको परेशान करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। ये हमला इजराइल ने किसी भी तरीके से लेबनान के लोगों को परेशान करने के लिए नहीं किया है, बल्कि उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमला किया है। तो यहाँ पर तीनों तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ समझौता हुआ भी, दूसरी तरफ समझौता नहीं भी हुआ, और समझौते को तोड़ा गया। किस तरीके से ये आप मुझे बताइए कि अमेरिका का जो प्रशासन है, अमेरिका का प्रशासन तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो तो अभी भी जो है इजराइल की तरफ जो रुख कर रहा है।
मेरा ये सर ये मानना है कि अगर दोबारा से कभी अगर समझौता होता है तो उसमें इजराइल को भी जो है स्थान दिया जाना चाहिए, इजराइल को भी टेबल पर बिठाकर वार्ता की जानी चाहिए, तब जाकर सर ये जो बात है ये जी बात कुछ हद चलिए। तक रुक पाएगी सर। जी, मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको जो अ, अब शांति वार्ताएं जो होती हैं उनकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा ये खतरा भी हो गया है क्योंकि जो भी समझौते होते हैं ऐसा तो है नहीं कि वर्बली समझौते होते हैं। दस पहले 15 सूत्रीय था, फिर वो 10 सूत्रीय बना, तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर जरूर रहा होगा। अब शांति समझौता दो देशों के बीच में हुआ। अब उस देश की टेरिटरी में कोई भी अगर चीज है, उस पर अगर कोई हमला होगा, उसको देश पर हमला क्यों ना माना जाए। इसको हिजबुल्लाह पर हमला बताकर इसराइल अपना तो पल्ला झाड़ सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे एक इसराइल और अमेरिका इन दोनों के बीच इनका जो पैक्ट था उसमें कहीं ना कहीं एक दरार सी भी नजर आती है, क्योंकि समझौता अमेरिका और इसके बीच में हो गया, ईरान के बीच में हो गया, हिजबुल्लाह उससे इतर जाकर अगर हमला कर देता है तो उन दोनों के बीच की भी कहीं ना कहीं मिसमैच या उनकी कोई ट्यूनिंग बिगड़ रही है, उसको भी इशारा करता है जो अमेरिका और इसराइल के बीच में नजर आता है। माफ कीजिएगा, हाँ, अमेरिका और इसराइल के बीच में नजर आता है। जी देखिए प्रभात जी, 40 दिन के जंग के बाद हमने सोचा था कि जंग का 40वां हो गया है। अब जंग रिसरेक्ट नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा जंग का, क्योंकि जिस तरह की बातचीत चली और जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी कि पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा, पूरी दुनिया घबरा गई थी। जो पश्चिमी एशिया के देश हैं उन्होंने उस दिन रात को सबके अपने वहां रहने वालों को टेलीफोन पे मैसेज कर दिया था कि सतर्क रहें, बाहर न निकलें। और फिर आधे पौन घंटे बाद फिर मैसेज आया कि अब स्थिति नॉर्मल है, क्योंकि जब ये हो गया कि सीज फायर एग्रीमेंट हो रहा है अमेरिका और ईरान में, तो फिर उन्होंने वो अलर्ट वापस ले लिया। तो पूरा मिडिल ईस्ट घबरा गया था और दुनिया के दूसरे देश थे वो भी घबरा गए थे, क्योंकि जिस तरीके का ट्रंप ने ट्वीट किया था, मैं सभ्यता को खत्म कर दूंगा, वो कभी राइज नहीं होगी, तो उससे ऐसा लगा कि वो एटॉमिक ऑप्शन पे जाएंगे। तो दुनिया के सब देश परेशान थे। अब जब बातचीत हुई तो जैसा कि पाकिस्तान ने कहते हैं मीडिएट किया या मैसेंजर का काम किया, वो अलग से विवाद हो सकता है, लेकिन ट्रंप ये चाहता था कि किसी न किसी रूप में मैं इस युद्ध से निकलूं, क्योंकि अमेरिका के लिए ये था कि जीतना मुश्किल था ईरान में और पीछे हट जीतना असंभव था और पीछे हटना मुश्किल था। वो निकले कैसे? इजराइल उसको निकलने नहीं देना चाहता था, तो इजराइल को साथ लिए बगैर उसने निकलने का प्रयास किया और एक दूसरा ट्वीट किया कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है और जो ईरान ने 10 पॉइंट दिए हैं उनको आधार मानेंगे, बेस की बात की है, और उसको आधार मान के हम एक बातचीत का या समझौते का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। और उसमें जो 10 पॉइंट थे उसमें एक पॉइंट ये भी था कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया था कि लेबनान उसमें इंक्लूडेड है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उसने भी ये कह दिया था कि लेबनान है वो इंक्लूडेड है इसमें सीज फायर में। अब ट्रंप भी मना कर रहा है कि ट्रंप इसलिए मना कर रहा है कि इजराइल उसको विड्रॉ नहीं करना चाहता, सीज फायर नहीं चाहता, और इजराइल ने और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। ये इजराइल ने क्यों किया? इजराइल ने इसलिए किया है कि वो नहीं चाहता कि अमेरिका युद्ध से निकल जाए और ईरान सही सलामत बच जाए। इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका को बड़ा मुश्किल से तो युद्ध में फंसाया है और अब ये निकल गया तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईरान शुरू से सिंसियर है और ईरान ने ये कहा है कि भाई 3 ऐसे पॉइंट हैं जो हमें इस समझौते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक तो उन्होंने लेबनान का नाम लिया है, दूसरा ये समझौते की ट्वीट्स के द्वारा जो समझौता हुआ है उसके बाद में ड्रोन ईरान पे दागे गए हैं, उनको उन्होंने पकड़ लिया है, ड्रोन को गिरा लिया है। और तीसरा यह है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए ये ऑफिशियली ईरान ने निकाला है। लेकिन देखिए जब समझौते की बात होती है तो 2-3 चीजें होती है। एक तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है और उस सौहार्दपूर्ण वातावरण के बिना अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे अमेरिका ने जो टीम बनाई, जो पुराने दूत थे उन्होंने उनको फंसाया था युद्ध में, नहीं तो वो फंसते नहीं।
वेंस पहले से भी युद्ध के फेवर में नहीं थे, इसलिए उनको बैकग्राउंड में कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को आगे किया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने अभी ट्वीट किया कल ही, आज ही, तो उन्होंने कहा कि ये तो फ्रेजाइल ट्रूस है। ट्रूस और सीज फायर में बड़ा अंतर होता है। ट्रूस एक इनिशियल स्टेज का होता है, तो प्राइमरीली एक ट्रूस या सीज फायर की बात ही नहीं है। और दूसरा ये कहा कि ईरान हमेशा झूठ बोलता है, झूठ पे टिका हुआ है। उधर ट्रंप ने कह दिया कि ईरान को जो हथियार भेजेगा उस पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। और तीसरी तरफ वहां के जो वार मंत्री हैं अमेरिका के, उसने कह दिया ईरान तो हमारे से भीख मांग रहा था इसलिए हमने किया है। तो इस तरह की बातें करना, आप और हम बात कर सकते हैं कि ये सीज फायर है या ट्रूस है जो फ्रेजाइल है, लेकिन जो टीम का लीडर है वो एक है कि फ्रेजाइल है, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? पहले ही आप तो मान के चल रहे हैं कि फ्रेजाइल है, अब आगे है कि तो प्रोसेस चली, कल नहीं होगा, अब परसों होगा। कल बात पहले कल का था, तो उसमें बातचीत की जो प्रक्रिया है, पहले भी ईरान और अमेरिका आमने सामने नहीं बैठे। कोई समझौता होता है तो आमने सामने बैठ के बातचीत होती है, तब होता है। मैसेंजर के थ्रू हो रहा है। पहले भी जून में भी यही हुआ, और अभी जो वार हुआ उससे पहले जेनेवा में हुआ, उसमें भी ओमान मीडिएट नहीं कर रहा था, उधर का मैसेज इधर दे रहा था, इधर का मैसेज उधर दे रहा था। जब आमने सामने नहीं बैठेंगी दोनों पार्टी तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है, समझौता है ही नहीं। तो पाकिस्तान ने उधर का मैसेज इधर दिया, इधर का मैसेज उधर दिया, और अब परसों भी यही होगा। मैसेज कन्वे होंगे, तो मैसेज कन्वे होने पे कुछ नहीं होगा, केवल ये होगा कि जो अमेरिका के 15 पॉइंट हैं उसमें ईरान वाले कहेंगे भाई इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, इधर वाले इधर के 10 पॉइंट हैं उनमें अमेरिका वाले कहेंगे भाई ये पॉइंट क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दो। इससे आगे कुछ नहीं है, कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसमें समय भी लगेगा। बिल्कुल, इसमें समय भी लगेगा क्योंकि मैसेज पास ऑन होंगे, एक मैसेज दूसरे को जाएगा, दूसरे से रिप्लाई आएगा, फिर वो मैसेज जाएगा। तो मेरे को लगता है कि कुछ दिनों तक ये मामला और खींचेगा भी। खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे साथ भगवान सिंह जी जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह जी, क्या लगता है आपको, ये जो अटैक किया गया था, आपको ये लगता है कि ये पहले से कोई सोची समझी सैन्य रणनीति, आप इसको मानते भी हैं या नहीं, या फिर ये लग रहा है कि ये तो एक बड़े संघर्ष का, ये लग रहा है कि बीज यहाँ पर पड़ चुका है, ये एक ऐसी अनंत लड़ाई की तरफ चला गया है जो बहुत लंबे समय तक खिंच सकती है, अनंत तो क्या कहें उसको, लेकिन तो क्या सोची समझी सैन्य रणनीति है या फिर एक नए युद्ध की शुरुआत है? देखिए साहब, ये मेरी आवाज सुन रही है? जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस समझौते से या इस सीज फायर से यही समझ में आता है कि ये विली नीली, जैसे बोलते हैं ना, कोई एक परेशान होके किसी तरह से ब्रीदिंग चाहिए थी ट्रंप को, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था, यानी सांस लेने के लिए, उसको थोड़ा सोचने के लिए, अभी क्या करें, थोड़ा सलाह मशविरा करने के लिए, सेकंड थॉट देने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। उसने 48 आवर्स किया, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, लेकिन उससे बात बनी नहीं। और अभी उसने चूंकि सबसे बड़ी धमकी दे दी, इससे ज्यादा धमकी वो दे नहीं सकता है कि मैं सभ्यता को ही खत्म कर दूंगा, उसको स्टोन एज में ले आऊंगा। तो ये जो उससे जब देखा कि इससे ईरान पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसके पास और क्या चाह रहा था? उसके पास चाह रहा यही था कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले तो मैं सोचूं मैं करूं क्या, इस युद्ध को किस तरह से खत्म करूं। तो उन्होंने मेरे ख्याल से एक ड्राफ्ट लिख के पाकिस्तान को दिया, समझ लगता है मेरे को कि ड्राफ्ट दिया, इसके ऊपर बोलो, बात कर लेंगे। लिए उनके 10 पॉइंट है, यस, बहस हो सकती है उनपे। अब बस ये एक बिल्कुल ही अस्पष्ट सा एक किस्म की कंसेंट दे दी कि हाँ इस पे चर्चा हो सकती है, और ये पाकिस्तान ने मान लिया। लेकिन वो ईरान मान नहीं रहा था इस बात पे, तो चाइना को बीच में इन्वॉल्व किया गया। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर भाग के चाइना गया, चाइना को परसुएड किया कि आप ईरान को मनाओ, वो चाइना ने ईरान को मनाया। और इस तरह से ये विली नीली जैसे समझते हैं ना, कोई भी चाहता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सबको करना पड़ गया। सबको पता है ना तो अमेरिका जीत रहा है ना ईरान जीत रहा है, सबको पता है कि ना ईरान कमजोर है ना यूएसए कमजोर है। तो दोनों एक दूसरे को हारा हुआ मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। तो फिर ये समझौता किस तरह से होना था? दूसरा मैं बताऊं कि आपको पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इजराइल को ना तो रिकॉग्नाइज करता है, ना इन दोनों के पास संबंध है, ना इनके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इनके यहाँ कोई आपस में बात करने का कोई जरिया ही नहीं है। तो पाकिस्तान तो उनसे बात कर सकता नहीं है। इजराइल उसको हेट करता है, वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है पाकिस्तान से।
तो पाकिस्तान को मध्यस्थ करने की वजह से इजराइल को भी ऐसा लगा कि मैं क्यों मानूं इसकी बात, तो वो चाहते थे कि इसको किसी तरह से काम को बिगाड़ें। दूसरा, आप शुरू से ही आप देखेंगे कि ये तीन कंट्री यूएई, सऊदी अरबिया और इजराइल, ये युद्ध विराम चाहते ही नहीं थे। ये चाहते थे कि किसी तरह ईरान को खत्म कर दिया जाए ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। वो चूंकि अभी अमेरिका के सभी ताबेदार हैं, तो अमेरिका जो बोलेगा वो उनको मानना पड़ता है, तो मान तो लिया ऊपर से, लेकिन अंदर से अंदर खाने में वो बिल्कुल खुश नहीं है, ना वो मानने को तैयार है। इसलिए ये जो हिजबुल्लाह के साथ का जो बहाना बना रहा है, और ये कह रहा है कि अभिनव ट्रंप भी कह रहा है कि नहीं ये लेबनान उसमें शामिल ही नहीं था एग्रीमेंट में, तो शामिल नहीं था तो आपने तो ड्राफ्ट बना के दिया खुद ही नहीं ना, उसमें जिक्र है उसका साफ साफ। तो अब ये सब, क्योंकि ट्रंप तो सीधा साधा स्पष्ट सामने मुंह के ऊपर सबके सामने डायरेक्ट बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, और फिर भी मुंह फेर लेगा मैंने नहीं बोला ऐसा, उसका क्या कर लोगे आप। तो इसलिए अब ईरान बेचारा फंस गया। ये शरीफ आदमी, ये सिविलाइज्ड कंट्री हैं, ये बहुत ही पुराने संस्कृति वाले देश हैं, इनमें इस किस्म की बदमाशी, चतुराई और ये एक किस्म से कहा जाए तो नालायकी है ये एक किस्म की। क्या इस तरह का वो ये कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता अपने आप को। अब ये अमेरिका फंस गया। अमेरिका में आपने देखा अभी कल ही और आज के अंदर कितने सारे विरोध हुआ, उनके व्हाइट हाउस को घेर लिया जनता ने, और वो कहते हैं वॉर खत्म करो। और आई थिंक 57 या कुछ जो लॉ मेकर्स हैं दोनों पार्टी के, डेमोक्रेट्स एज वेल एज रिपब्लिकन्स, उन्होंने लिखित में दिया है कि इसको हटाओ, प्रेसिडेंट को हटाओ। तो और भी जनता है जो सपोर्ट कर रही है उनको, बेसिकली यही बंदी सामने है। तो बड़ा भारी भगवान सिंह जी, मेरे ख्याल से उम्मीद करना तभी खत्म हो जाता है जब वो खुद ये कहते हैं कि मैं तो शुद्ध तौर पर व्यापारी हूँ। मुझे लगता है इसके बाद किसी को राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर उनको देखना, वो खुद ही डिनाई करते हैं कि मैं तो हुई ही नहीं राष्ट्राध्यक्ष, मैं तो व्यापारी हूँ। खैर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, डॉक्टर कपिल जी के पास आना चाहूंगा। कपिल जी, देखिए, हॉर्मुज सेक्टर जो स्ट्रेट को लेकर सारी दुनिया परेशान है और खुलने की संभावनाएं नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर बंद करने को लेकर जो खबरें आ रही है उनके बीच में आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया के ऑयल और जो एनर्जी सेक्टर है उस पर अब वापस ये जो हालात हुए हैं, लेबनान पर जो हमला हुआ है, उसके बाद किस तरह के हालात इन सेक्टर में बन सकते हैं? सर, मुझे ये लगता है कि अभी हालात तो सर गंभीर है सर, क्योंकि ईरान ने जो बात कही थी कि अगर आप लेबनान के ऊपर आपको हमले रोकने होंगे, और उस बात को यहाँ पर सर तोड़ा गया है सर। जब तक ये पुख्ता सबूत नहीं आ जाते या बैठकर ये वार्ता नहीं हो जाती, जैसा कि अभी करोड़ी सिंह सर ने कहा कि कोई वार्ता होती है तो वो सौहार्दपूर्ण तरीके से होती है। ट्विटर पे आपने जो है पॉइंट्स को लगा दिया और आप उस चीज को मान रहे हैं, नहीं मान रहे। तो सर, मेरा मानना है कि अगर आपको सही तरीके से शांति लानी है तो आपको क्या करना होगा, मिलकर एक टेबल पर बैठकर और वार्तालाप करनी पड़ेंगी, बिंदु निर्धारित करने पड़ेंगे। उसके अंदर मेरा यह भी मानना है कि यूएन को भी, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी कोई रोल अदा करना पड़ेगा सर। इस तरीके से काम नहीं होगा, दुनिया के अन्य देशों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। अब आप देखिए, जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, तो आप देखें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप देखिए कि यूके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये तीनों देश वही हैं जो अमेरिका का पग पग पे साथ देने वाले देश थे, इसके साथ चलने वाले देश थे। तो आप देखिए सर, समस्या केवल इतनी नहीं है सर, समस्या तो 2022 से चल रही है। आप देखिए, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, मुझे बताइए कि उस वक्त रूस ये कहते थे कि साहब हम 3 दिन के अंदर यूक्रेन को हरा देंगे। लेकिन बताइए आप कितने 4 साल तो सर हो गए देखते हुए, और अगर अभी भी अगर कोई फैसले नहीं लिए गए और दुनिया के देश जो लोकतांत्रिक देश हैं वो इकट्ठे होकर अगर वार्तालाप नहीं की गई, एक टेबल पर नहीं आए, एक मंच पर नहीं आए, तो मैं आपको हकीकत कह रहा हूं सर, ये जो लड़ाई है ना अभी खत्म होने वाली नहीं है सर। इसमें बहुत समय लगेगा। दुनिया के अंदर हो सकता है लॉकडाउन आ जाए, क्योंकि ईरान जो है ये सब चीजें बंद कर देगा सर। ये सारा होर्मुज के रास्ते ये सब कुछ आ रहा है सर, गैस आ रही है, तेल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, सारी चीजें, और दुनिया में इतनी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए सर, हम सबको मिलकर, दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश है उन सबको मिलकर जो है इसके लिए प्रयास करने होंगे।
और हमें जो है एक जी। मंच चाहिए सर, जिस मंच के माध्यम से जो है हमें लिखवाकर ये जो चीजें हमारे पास में रिटर्न में होनी चाहिए, दुनिया के सामने क्लियर होना चाहिए, क्लियरिफिकेंस होना चाहिए कि अब इस तरीके की जो हरकत है वो दोबारा नहीं होगी सर। नहीं तो सर बिल्कुल, बहुत देखिए इस विकट तरह के जो परिस्थितियां, ऐसा संगठन मेरा बनते पर्सनल हैं, मानना है नाटो सर। की बात करें, जी, यूएन की बात करें, नाटो की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, ये जो जितने संगठन बनते हैं, इनके सिर्फ व्यापारिक या फिर सामरिक समझौते नहीं होते, इनका कुल अगर हम ये देखें निचोड़ ये भी होता है कि कैसे अपना-अपना काम शांतिपूर्वक तरीके से किया जाए और शांति बनाए रखी जाए। करोड़ी सिंह जी क्या लगता है आपको अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम बात करें तो जो ट्रेड रूट एक तरह से वापस प्रभावित हो गया है। भारत के नज़रिए से मैं इसको चलिए देखता हूँ, तो क्या लगता है आपको इंटरनेशनल ट्रेड और भारत के साथ जो भी इसी एनर्जी सेक्टर और मैं ऑयल सेक्टर को लेकर बात करूं, तो क्या आपको भारत पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है? देखिए, इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे होगा। और अगर वार ज्यादा एस्कालेट होता है तो बैब अल मंदाब है जो वो उधर रेड सी से इधर इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है, तो जहाँ होती हैं वो भी बंद हो जाएगा। जो स्टेट्स है वहाँ 12% के करीब व्यापार है, 20% के करीब यहाँ है, तो उसकी भी बंद होने की संभावना बन रही है, क्योंकि हुती वाले वहाँ उसको बंद करेंगे अगर फिर से एस्कालेट होता है तो, क्योंकि हुती वाले ईरान के साथ हो। भारत का आपका स्पेसिफिक सवाल है, देखिए दुनिया के सब देशों पे प्रभाव है पर भारत पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके कई कारण हैं। भारत की एक तो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा विकासशील की कैटेगरी में है। जापान, साउथ कोरिया, चीन की अर्थव्यवस्था पहले से भारत की अर्थव्यवस्था से कुछ मजबूत है। दूसरा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था एनर्जी इंपोर्ट पे, फर्टिलाइजर इंपोर्ट पे और डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तीसरा है भारत के मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट बहुत हैं। एक तो जितनी इजराइल की पॉपुलेशन है, ज्यादा भारतीय उन देशों में रहते हैं जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, तो अगर वार एस्केलेट होता है तो वो सब प्रभावित होते हैं। और वो जो पैसा भेजते हैं भारत को, फॉरेन करेंसी, वो प्रभावित होगी। लगभग 50 बिलियन डॉलर आता है भारत में पर ईयर, और जो व्यापार है वो 180 बिलियन से ऊपर है। तो जब एनर्जी नहीं आएगी तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा तो वहाँ एक्सपोर्ट नहीं होगा, वहां से जो इंपोर्ट होना है वो भी नहीं होगा। और इसके लिए भारत ने क्या सोचा है, भारत ने एक तो ये किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है, जो इमरजेंसी में यूज करने के लिए, जैसे ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जनता पे ज्यादा भार नहीं पड़े, क्योंकि दुनिया के करीब करीब देशों ने बढ़ा दिए प्राइस, भारत ने ज्यादा नहीं बढ़ाई है, तो जनता में कहीं ज्यादा असंतोष नहीं हो, तो वो 1 लाख करोड़ का फंड तो वो क्रिएट किया है। दूसरा 2 लाख करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी स्कीम की है। वो तो एक तरह का लोन है, क्रेडिट देते हैं, लेकिन वो किन को देंगे? जो एमएसएमई है, छोटे उद्योग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी की वजह से बंद हो रहा है और जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो वो अगर उनको रिलीफ नहीं दी तो वो बंद हो सकते हैं। तो उनके लिए एक रिलीफ देने के लिए, रिलीफ कोई ग्रांट नहीं है, वो लोन के रूप में एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लिए, तो उससे थोड़े समय के लिए हम बचा लेंगे। क्योंकि अभी अगर आज जो सीज फायर हुआ है, वार बंद हो जाता है, तो इसका प्रभाव 8-10 महीने तक हमारे पास रहेगा, लेकिन फिर से एस्कालेट होता है तो वो कई वर्षों तक होगा। तो लंबे समय तक हम हमारी इंडस्ट्री, जो छोटे उद्योग है, उनको कैसे रोकें, एनर्जी का है वो रिक्वायरमेंट है, उस सिक्योरिटी को कैसा पूरा करें। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो टेक ऑफ की स्टेज में है, क्योंकि जब टेक ऑफ ले लेते हैं तो चीजें स्मूथ हो जाती हैं, उसमें ज्यादा अड़चन नहीं है, हिच नहीं आता है। लेकिन शुरू में आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। तो अगर अभी भारत की अर्थव्यवस्था के ज्यादा परेशानी आ गई, ज्यादा झटके लग जी। गए, तो भारत जो अपना 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने देख रहा है, वो सपने भी टूट सकते हैं अगर वार फिर से जी। एस्कालेट होता है तो भारत पे जी। असर दूसरों की तुलना में ज्यादा पड़ेगा। असर तो पूरी पूरी दुनिया पे है, इसलिए भारत को क्या करना चाहिए ये भारत सोच रहा है। ऑयल मंगाए तो दूसरा रूट भी बंद होने की संभावना हो गई है, वहां से वो रेड सी वाला। तीसरा रूट है वो पूरी अफ्रीका के चक्कर लगा के आए, अगर उधर से वेनेजुएला से आए या अमेरिका से आए, उसमें तो महीनों लग जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ज्यादा चुनौती वाला मामला है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील होने की वजह से। बिल्कुल जी। भगवान सिंह जी, समय कम है, आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा। जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं देशों के बीच में, या फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले होते हैं जो पूरी दुनिया को मानने चाहिए, इस तरह के हमले, ट्रीटी मतलब समझौता होने के बाद हमला हो जाना, तो इस तरह के जो हमले होते हैं, आपको नहीं लगता कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाए गए हैं, अलग अलग संगठन मिलकर बनाते हैं ताकि उनका पालन करते हुए इस दुनिया को बहुत आराम से चलाया जाए, उनको भी कमजोर कर रहे हैं ये? देखिए प्रभात जी, कमजोर नहीं कर रहे, ये तो अमेरिका तो उनको बिल्कुल निरस्त ही कर दिया, वो मान ही नहीं रहा। वो यूएन से बाहर हो गया, वो कई एजेंसियों से बाहर हो गया, वो उसके लिए कोई रूल कोई नहीं है। जो रूल बेस्ड ऑर्डर था वर्ल्ड का, उसको लिए कोई माने नहीं है। ये तो समर्थकों ने दोष घुसाई, वो अब समझता है कि मैं दादा हूं दुनिया का। और यही तो बात है जो उसको सीधा करने के लिए, उसको ये समझाने के लिए ईरान ने जो मशक्कत की है, इस किस्म की यदि दुनिया के सारे देश ईरान को सपोर्ट करेंगे तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये दुनिया रूल से ही चलती है, ये अराजकता चलती नहीं है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसे दादागिरी करने वाले देश के लिए कोई रूल की बात करना ही कोई वाजिब बात नहीं है, ना कोई समझदारी की बात है। उनको तो खाली फोर्स, ताकत से क्या सिखा सकते हो आप, वही सिखा सकते हो जो ट्रंप सीख गया थोड़ा बहुत तो। और वो थोड़ा दिन और चलेगा, जैसे कि ये मेरे को लग रहा है कोई सीज फायर परमानेंटली होने वाला नहीं है, ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। और हॉर्मुज बंद हो गया है, अभी आप कह रहे हैं कि वहां पे 400 ऑयल टैंकर्स और 200 गैस के टैंकर्स वहां पे इंतजार कर रहे हैं, और लोगों के घरों में गैस नहीं है। तो अभी से भारत देशों के तो जो मजदूर होते हैं वो प्लान करना शुरू कर दिया है कोविड की तरह से। तो यदि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इंटरप्राइजेस बंद हो जाएंगे, और बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े धंधे बंद हो जाएंगे, तो देश तो वैसे ही, और घर में यदि चूल्हा ही नहीं जलेगा तो ये फैक्ट्री क्या करेंगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है। बड़ा भारी संकट दुनिया पर, भारत पर ही नहीं, बहुत सारा संकट दुनिया पे आने वाला है। तो जितना जल्दी इस ट्रंप को आउट करें, या इसको समझाएं किसी तरह से, या इसको सीधा करें, ये हमारे बस की तो बात है नहीं अपने देश जैसे वालों के लिए। तो ये तो यूरोपियन कंट्री, चाइना और रूस को समझना चाहिए कि इसको ताकत से ही किसी तरह समझाया जा सकता है। इसके ऊपर जब तक वॉशिंगटन में और व्हाइट हाउस के आसपास कोई बॉम्ब नहीं पड़ेंगे, वो कैसे समझेगा। उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का मर रहा है तो ठीक है, आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं, और यहूदी मर रहे हैं तो कौन सा वहां पर क्रिश्चियन मर रहा है, वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको फर्क जब पड़ेगा जब 2-4 बम उधर पड़ेंगे ना आसपास, नजदीक भी नहीं, थोड़ा सा चाहे दूर पड़ जाओ। अमेरिका में 2 ऐसे आदमी जो इस तरह दादागिरी होते हैं, वो बिल्कुल कायर होते हैं। ये कायरता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो ये कायर आदमी को डराना, खाली धमकी से नहीं बोलना डरता। चाहूंगा सर, 1 सेकंड। बिल्कुल सर जी, क्योंकि समय हो चुका है, आप 30 सेकंड आपको अगर ले पाए तो। सर मेरा यह मानना है कि रूस चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध बंद हो, क्योंकि अमेरिका जितना कमजोर होगा उतना इन दोनों देशों के लिए फायदेमंद है सर। चलिए, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चीजें हैं, लेकिन देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम कुछ चीजें, हम उस दौर में जी रहे हैं, हम उस भारत का हिस्सा हैं जहां पर जुबान जो होती थी ना, उसकी भी एक कीमत होती थी कि हमने जो जुबान से बोल दिया वो पत्थर की लकीर होता था। जुबान छोड़िए, यहाँ पर कागजों पर लिखा अगर ये नहीं माना जा रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। और इस पर सोचने के लिए 1 या 2 देश नहीं, 1 या 2 रीजन नहीं, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। अगर इसी तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया ही कागजों के लिखित समझौते पर चलती है, एमओयूज होते हैं, लिखित समझौते होते हैं, ट्रीटीज होती हैं। अगर लिखित को ही अगर हम नकार देंगे तो मुझे लगता है कि फिर कभी भी हम शांति से नहीं रह पाएंगे। पूरे विश्व को एक बार फिर वापस विचार करना होगा कि शांति बनाए रखने के लिए अगर कोई बात हो रही है, कोई पहल हो रही है, तो मजबूती के साथ वो पहल हो और उस बात पर कम से कम टिका जाए ताकि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।